गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले दिन मैं आपको पढ़ाई थी बड़े भाई साहब चैप्टर का शेष भाग में पढ़ा रहे हूँ। यहाँ तक आप लोग पढ़े थे कि दूसरी बार भी इम्तहान हुआ, बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटे भाई साहब क्या हो गए, अपने क्लास में अव्वल आ गए। तो लेखक को तो बहुत खुशी हुई। ये बड़े भाई साहब बड़े उदास हो गए, किंतु फिर भी वो अपने छोटे भाई साहब को उपदेश देते ही रह गए। अब लेखक और बड़े भाई साहब के बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया और लेखक के मन में एक कुटिल भावना की उदय हुई, यानी बुरी भावना पनपी कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, यानी मुझे कुछ डांट फटकार नहीं कर पाएंगे जब बराबर हो जाएंगे तो। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि मेरी भलाई के लिए ही तो वो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, यानी उनकी डांट हमें बुरी लगती है, किंतु वो मेरे भलाई के लिए ही डांटते हैं। मगर अवश्य यह शायद उनके उपदेश का ही असर है कि मैं हर बार कम पर के भी फेल हो जा रहा पास दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबर से पास हो रहा हूँ। अब बड़े भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। दोबारे फेल होने के बाद कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी वो धीरज से काम लिया करते थे। दूसरी बार फेल होने के बाद बड़े भाई साहब के व्यवहार में क्या बदलाव आया, कब वे नरम पड़ गए थे। समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, क्योंकि वो खुद फेल हो रहे थे। यार हुआ बहुत कम, मेरी स्वच्छंदता बढ़ी। लेखक जो है अब धीरे धीरे और ज़्यादा स्वतंत्र होने लगा। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूँ न पढ़ूँ मेरी तकदीर बलवान है। लेखक को अपने आप पर बड़ा घमंड होने लगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौवा पतंग को कहा गया है। तो लेखक के मन में अब क्या आ गया, हॉस्टल में क्या शौक पैदा हुआ, तो कनकौवा उड़ाने का, पतंग उड़ाने का। और उनकी नज़र बचाकर वे हॉस्टल से कनकौवे उड़ाने लगा जाने लगा। मांझा देना, कन्ने बंधाना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, यानी पतंग कब उड़ाना है, कहाँ से धागा लाना है, कहाँ से मांझा चढ़ाना है, ये सब सारी तैयारियां गुप्त रूप से हल की जाती थी, यानी चोरी छुपे हुए ये सब सारा काम करने लगे। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया। लेखक कहता है कि मैं ये सब काम करते हुए भाई साहब से बचकर रहना चाहता था, ताकि उन्हें यह ना एहसास हो कि उनका सम्मान और लिहाज मेरे नज़र में कम हो गया। एक दिन संध्या समय वे हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। लेखक आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, यानी दौड़ रहा था जमीन पर, लेकिन आंख कहाँ था, आकाश की ओर था, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। यानी पतंग जब गिरता है तो धीरे धीरे घूम कर धरती पर गिरता है। तो नीचे आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल कर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। यानी इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि जिस तरह से स्वर्ग से निकल कर कोई दुखी आत्मा नीचे आता है, उसी तरह से पतंग जो है टूट करके दुखी आत्मा से नीचे उतर रहा है, यानी वो धीरे धीरे गिर रहा है। बालकों की पूरी सेना पतंग लूटने के लिए क्या था, बांस और लग्गी लेकर उसका स्वागत करने दौड़े जा रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, यानी सब बेसुध का पतंग को आकाश की ओर ताकते हुए दौड़े जा रहा था। जैसा लग रहा था कि सब आकाश में उड़ रहे हैं, जहाँ वो सब कुछ समतल है, यानी कोई परवाह नहीं था कि सड़क पे कहाँ गाड़ी है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कुछ नहीं परवाह किया। सिर्फ आकाश की ओर पतंग को देखते हुए झुंड में सब दौड़े जा रहे थे। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, यानी अचानक से उनकी भेंट किससे हो गई, बड़े भाई साहब से, लेखक की, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं पे हाथ पकड़ लिया लेखक का और उग्र भाव से, यानी गुस्से में बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? यानी इन बच्चों की टोली में तुमको कनकौवा लूटने में शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज है नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो? ये समझ में नहीं आता कि तुम ऊँची कक्षा में पढ़ने लगे हो, बल्कि निचली कक्षा में नहीं, अब नीचे क्लास में नहीं हो, बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना चाहिए।
बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को फिर वहाँ भी उपदेश देना शुरू कर दिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, समझाना शुरू कर दिए, उपदेश देना। आज तुम 8वीं कक्षा में पहुँच चुके हो तो अपने आप को कुछ नहीं समझते हो, लेकिन एक ज़माना था जबकि लोग 8वां पास कर जाता था तो लोग तहसीलदार बन जाते थे, यानी 8वीं पास कर करके नौकरी हासिल कर लेते थे। मैं कितने ही मिडिल चियों को जानता हूँ, यानी मध्यम वर्ग के लोगों को जानता है जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं, यानी 8वीं पास करके आज बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर लोग स्थापित हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्र के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में जाकर बाजारी लौंडे के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। यानी पुराने ज़माने में लोग 8वीं पास करके कितने ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हो चुके हैं, और आज तुम 8वीं में पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का, यानी तुम बुद्धिमान हो, लेकिन वो बुद्धि किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। तुम अगर ये सोचते हो कि भाई साहब तो अब मेरे बराबर ही आने वाले हैं, उनको मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, तो तुम्हारी ये सोच गलत है, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, भले ही तुम मेरी बराबर कक्षा में पढ़ने लगोगे, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें डांटने का अधिकार है। मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, यानी भगवान भी इसको नहीं मिटा सकता कि मैं तुमसे बड़े हूँ। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा ही बड़ा रहूँगा। क्वेश्चन आता है कि लेखक से बड़े भाई साहब उम्र में कितने बड़े थे, तो याद रखोगे 5 साल बड़े थे। मैं तुमसे 5 साल बड़ा और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, यानी ज़िंदगी जीने का जो अनुभव है और दुनिया के बारे में जो पता है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो, चाहे तुम MA और DPhil और डिलीट ही क्यों ना हो जाओ। यानी ये सब डिग्रियाँ होती थी उस समय। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। लेखक अब और फिर समझाते हुए रास्ते वहीं पे शुरू करते हैं कि आदमी के पढ़ने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, डिग्री से ही सब कुछ नहीं होता, उसमें समझ भी होनी चाहिए। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, और लेखक जो है अपने घर का उदाहरण देने लगा कि मेरे दादाजी 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए, यानी लेखक के दादाजी जो थे 5वीं की 6ठी कक्षा पास थे, लेकिन उनकी दादी जो थी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी घर को अच्छे से चला रही थी। लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की सारी विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। भले ही वो लोग हमसे कम पढ़े लिखे हैं दादा दादी, लेकिन हमसे बड़े हैं उम्र में, उनका ओहदा बड़ा है, इसलिए उन्हें हमें समझाने का हर समय अधिकार रहेगा। केवल इसलिए कि वे हमारे जन्मदाता हैं नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा तजुर्बा है, यानी अनुभव है, और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यानी किताबी ज्ञान होने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है, यानी दादाजी को जो है ये सारी बातें पता है, भले ही वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दुनिया का अनुभव उन्हें ज़्यादा है। दया न करें आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और न सूझेगा। लेखक कहता है, नसीहत देने लगते हैं कि अगर आज तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारे पास कोई अक्ल नहीं है, कुछ काम नहीं कर पाओगे अपने बचने के लिए मेरे बगैर। एक सबसे सरल तरीका तुम अपनाओगे कि दादाजी को तार दे दोगे, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चलता है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च करते हैं और फिर पैसे को मुहताज हो जाते। लेखक भाई साहब समझाते हैं कि जितने हिसाब किताब से मैं अपनी सोच समझ से अक्ल से यहाँ रह रहा हूँ, कम पैसे में, वो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास अगर पैसा दे दिया जाए तो 20-22 तारीख तक खर्च करोगे, उसके बाद तुम्हारा नाश्ता भी बंद हो जाएगा, धोबी और नाई से